तो आप सभी का स्वागत है साइंस मित्र सजल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। ये लेक्चर स्टार्ट होगा इस टॉपिक के साथ, ठोसों की द्रव्य में विलयता। आज हम लोग देखने वाले हैं ठोसों की द्रव्य में विलयता क्या होती है। क्या होगा, सबसे पहले ध्रुवीय में एवं अध्रुवीय में घुलते हैं, डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ध्रुवीय का मतलब क्या हुआ, HCl। यहाँ पर HCl में क्लोरीन का ज़्यादा नेगेटिविटी है और हाइड्रोजन का कम नेगेटिविटी है, तो यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव और इस पर ये पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये ध्रुवीय हुआ। इसी के जैसा ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, जैसे कि और भी होगा CH3COOH, ये भी क्या है, ध्रुवीय है। मतलब एक ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला एलिमेंट रहता है और एक कम विद्युत ऋणात्मकता वाला एलिमेंट रहता है, तो उसे हम कहते हैं ध्रुवीय। और अध्रुवीय में क्या होता है, उस पर चारों तरफ समान रूप से होता है, जैसे कि CCl4 इसका एग्जाम्पल, CCl4 इसमें क्या है, Cl इसके चारों ओर क्या है, ये समान रूप से विद्युत ऋणात्मकता है, तो फिर इस पर जो कुल आवेश है, कुल आवेश क्या है, शून्य है, तो ये अध्रुवीय है। तो अध्रुवीय चीज अध्रुवीय में घुलेगा और ध्रुवीय चीज ध्रुवीय में घुलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि विलेय और विलायक को प्रभावित करने वाले कारक। विलेय और विलायक को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पर सबसे पहला है तापमान। क्या, तापमान। तो यहाँ पर तापमान में दो कंडीशन आता है। एक तो अगर ऊष्मा क्षेपी है, अगर ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है तो क्या होगा, तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और अगर ऊष्मा शोषी है, अगर ऊष्मा शोषी प्रक्रम तो क्या होगा, तापमान के समानुपाती होगा। अगर ऊष्मा शोषी प्रक्रम है तो तापमान जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा जो ठोस है वो द्रव में घुलेगा, और अगर ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है तो जितना ज़्यादा तापमान बढ़ाएंगे उतना कम घुलेगा जो ठोस विलेय है वो द्रव विलायक में, ठीक है। अब यहाँ पर दाब का प्रभाव देखेंगे, यहाँ पर दाब का प्रभाव देखेंगे। दाब का प्रभाव, तो दाब का प्रभाव में क्या होगा, चूंकि द्रव है और ठोस है दोनों ही असंपीड्य है, मतलब कि उन दोनों को हम लोग दाब दे के और उसको संपीड्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आता है गैसों की द्रव्य में विलयता। तो गैसों की द्रव्य में विलयता में भी यहाँ पर सेम पहला रहता है कि ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलता है और अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलता है, ठीक है। ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलता है एवं अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलता है, अध्रुवीय में घुलता है, घुलता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आता है, नेक्स्ट ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, तो गैसों की द्रव्य में विलयता
ताप बढ़ाने पर क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि जब तापमान बढ़ाते हैं तो गैसों की जो कण हैं वो द्रव की सतह से बाहर आने लगते हैं, जिस कारण उसकी विलेयता जो होता है द्रव में वो घट जाता है। ठीक है, तो इस कारण तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, तापमान बढ़ाने पर कि द्रव में विलेयता घट जाता है, घट जाता है। इसका मतलब तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है गैसों की द्रव में विलेयता, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब दाब का क्या प्रभाव होता है, दाब का प्रभाव, यहाँ पर दाब का प्रभाव में क्या होता है, जितना ज़्यादा दाब हम लोग देते हैं उतना ज़्यादा गैस की विलेयता द्रव में बढ़ जाती है। ठीक है, तो दाब के समानुपाती होता है गैस की विलेयता द्रव में, क्या होता है, समानुपाती होता है। दाब जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा विलेयता बढ़ेगी द्रव में। ठीक है, अब यहाँ पर एक नियम आता है हेनरी का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेनरी का नियम क्या होता है, किसी गैस की, ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यहाँ पर जो दाब है वो समानुपाती होता है विलेयता के, तो यहाँ पर विलेयता को मोल अंश से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल अंश को x से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर समानुपाती होता है विलेयता के। अब जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो फिर एक कांस्टेंट आएगा, P इज इक्वल्स टू KH(x). यहाँ पर KH क्या है, हेनरी नियतांक है, यहाँ पर KH हेनरी नियतांक है। ठीक है, KH हेनरी नियतांक है, और यहाँ पर KH का मात्रक क्या है, दाब है। KH का मात्रक क्या है, दाब, मतलब पास्कल या फिर ATM या फिर बार में हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो KH है, KH का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम, KH का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही गैस की द्रव में विलेयता कम होगा। ठीक है, तो KH के व्युत्क्रमानुपाती होता है विलेयता, और यहाँ पर जो KH है वो समानुपाती होता है तापमान के KH क्या होता है, समानुपाती होता है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर एक ग्राफ होता है दाब के साथ और विलेयता के साथ, यहाँ पर दाब है, यहाँ पर गैस की द्रव में विलेयता है। चूँकि समानुपाती का चिन्ह है इसलिए इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, सरल रेखा सीधा। ठीक है, ये बढ़ेगा, अगर दाब बढ़ाएंगे तो फिर विलेयता भी बढ़ेगा, जिस कारण इसका ग्राफ इस तरह से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है डाल्टन का आंशिक दाब। डाल्टन का आंशिक दाब क्या होता है,
ये बहुत ही आसान है। किसी पात्र में विलयन में सभी अवयवों द्वारा लगाए गए कुल दाब के योग के बराबर होता है। मतलब कि एक विलयन पर कुल दाब ज्ञात करने के लिए उस विलयन पर सभी अवयवों द्वारा लगाए गए आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो किसी पात्र में कुल वाष्प दाब पात्र में उपस्थित सभी अवयवों द्वारा लगाए गए आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ठीक है, मान लिया यहाँ पर कोई पात्र है, इस पात्र में अवयव है, इस पात्र में n अवयव है मान लिए। ठीक है, तो उस पर दाब कितना लगेगा, यहाँ पर दाब कितना लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो P1 P2 P3 n अवयव जो है वो यहाँ पर कितना दाब लगाएगा, जैसे P1 P2 P3 यहाँ पर Pn दाब लगाएगा, इस प्रकार मान लिए। तो यहाँ पर कुल दाब, ठीक है, यहाँ पर कुल दाब ज्ञात करने के लिए तब क्या करेंगे, P कुल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 Pn दाब लगाएगा। फिर इस प्रकार डाल्टन का आंशिक दाब से किसी पात्र में कुल वाष्प दाब ज्ञात कर सकते हैं। कि अब यहाँ पर आता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट का नियम लिखेंगे, किसी वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर मान लिए कोई विलयन है, यहाँ पर मान लिए कोई विलयन है, इस पात्र में है, जिस पर घटक जो है वो A और B है। मान लिए क्या घटक है, A और B घटक है इस पात्र में। ठीक है, तब ज्ञात करना है कि A घटक पर कितना वाष्प दाब लग रहा है। तो PA बराबर क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर सबसे पहले तो समानुपाती होगा उस घटक के मोल अंश के, इसका मतलब XA के। इसके बाद समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट आएगा P0A XA। यहाँ पर P0A क्या है, शुद्ध अवस्था में, इस विलयन में शुद्ध अवस्था में एक घटक का आंशिक वाष्प दाब है और गुना यहाँ पर उस घटक के मोल अंश है। तो यहाँ पर P0A क्या है, एक घटक का शुद्ध अवस्था में
वाष्प दाब, ठीक है। इसी प्रकार बी घटक के लिए क्या होगा, पीबी समानुपाती होगा XB के, और फिर पीबी जो होगा वो बराबर हो जाएगा P0B और XB। तो यहाँ पर जो P0A और P0B क्या है, सिर्फ शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और PA और PB क्या है, इस विलयन में इसका वाष्प दाब, ठीक है। अब यहाँ पर शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब का मतलब क्या है, जब ये विलयन नहीं, जब सिर्फ ये विलायक अवस्था में था तब इस पर तब ये कितना वाष्प दाब उत्पन्न कर रहा था, वही इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। और जब विलयन बना उसके बाद ये कितना वाष्प दाब लगा रहा है, वो इस विलयन का वाष्प दाब है। अब देखेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होते हैं। तो आदर्श विलयन क्या होते हैं, यहाँ पर आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो सभी तापों एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम की पालना करता है आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। यहाँ पर आदर्श विलयन में क्या होते हैं, प्रायोगिक रूप से मापा गया दाब और राउल्ट के नियम से मापा गया दाब बराबर होता है। यहाँ पर जो PA है वो बराबर होता है P0A XA के, और PB जो है वो बराबर होता है P0B XB के। और यहाँ पर जो कुल दाब होता है P total इज इक्वल्स टू P0A XA प्लस P0B XB, ठीक है। और यहाँ पर विलेय, ठीक है, विलेय विलायक और विलेय विलायक के मध्य अंतःक्रिया बल का परिमाण समान होता है। यहाँ पर विलयन का आयतन में परिवर्तन शून्य होता है, और विलयन का मिश्रण में विलयन का एंथैल्पी में परिवर्तन भी शून्य होता है। और इसका एग्जाम्पल में क्या आता है, इसका एग्जाम्पल में है बेंजीन, इसका एग्जाम्पल है बेंजीन और टॉलुइन, ठीक है। अब यहाँ पर अनादर्श विलयन क्या होते हैं,
अनादर्स विलयन वे विलयन होते हैं, वे विलयन होते हैं जो सभी तापों एवं सांद्रताओं राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता है अनादर्स विलयन कहलाते हैं। अनादर्स विलयन कहलाते हैं। यहाँ पर प्रायोगिक रूप से मापा गया दाब तथा राउल्ट के नियम से मापा गया दाब बराबर नहीं होता है। मतलब यहाँ पर PA है वो बराबर नहीं होता है P0 A XA के, और यहाँ पर PB जो है वो बराबर नहीं होता है P0 B XB के, और PT जो होता है वो बराबर नहीं होता है P0 A XA प्लस P0 B XB के बराबर नहीं होता है P टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर आता है विलय और विलय। यहाँ पर विलय विलायक तथा विलायक के मध्य अंतःक्रिया बल का परिमाण बराबर नहीं होता है। फिर यहाँ पर आयतन में परिवर्तन, विलयन का आयतन में परिवर्तन भी 0 के बराबर, 0 के बराबर नहीं होता है, और विलयन का एंथैल्पी में परिवर्तन भी 0 के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल में ले सकते हैं एसीटोन प्लस CH2 आता है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होते हैं ये देख लिए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।